नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। चलिए बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। पहली खबर यूपी के फतेहपुर से है। आपको बता दें कि यूपी में गौशालाओं की दुर्दशा एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जो न केवल गौवंशों के लिए चिंताजनक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकारी आदेशों के बावजूद भी जमीनी स्तर पर कितनी कमी है। जनपद फतेहपुर के बहुआ विकास खंड में स्थित नंदी गौशाला की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, जहां गौवंशों की दुर्दशा हो रही है और जिम्मेदारों की उदासीनता स्पष्ट है। गौशालाओं में मौजूद केयरटेकर मनमानी करते हैं और किसी भी संभ्रांत व सामाजिक व्यक्ति का गौशाला में प्रवेश वर्जित है। यह सोचने वाली बात है कि जहां सनातन और हिंदू धर्म लगातार गौ सेवा, गौ रक्षा और गौवंश को पूजते चले आ रहे हैं, वहां किसी भी हिंदू को गौशाला के अंदर प्रवेश न करना बड़ा विषय है। गौशाला में एक ही साथ गाय, बैल, छोटे बछड़े और सांड खुला घूमते हुए देखे गए। यह बड़ा विषय है। जब सारे बड़े छोटे गौवंश एक साथ होंगे तो खुले पड़े सूखे भूसे और खाने के दौरान चोट खाने के बाद दुर्दशा होती है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? गौशाला के अंदर कोई ऐसा साधन देखने को नहीं मिला जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस क्षेत्र में छोटे गौवंश या किस क्षेत्र में बड़े गौवंश या कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के गौवंश रखे जाते हैं। यह मुद्दा न केवल गौशालाओं की दुर्दशा को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकारी आदेशों के बावजूद भी जमीनी स्तर पर कितनी कमी है। यह जरूरी है कि गौशालाओं की स्थिति में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाए और जिम्मेदारों को उनकी उदासीनता के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। आज हम आ पहुंचे हैं नंदी गौशाला में। यहाँ गौशाला का जो सुदर्शन न्यूज टीम के द्वारा सर्वे किया गया, सर्वे के दौरान कुछ ऐसी चीजें देखने को आई हैं जो कहीं ना कहीं दिल को झंझोरती हैं। यहाँ गाय के छोटे बछड़े बच्चे और बैल, सांड सारे एक साथ ही छुट्टा घूम रहे हैं। और यहाँ की जो चारे की व्यवस्था देखी गई है, वो पैरा जिसको बोलते हैं, धान का जो पैरा होता है उसका भूसा यहाँ सूखा खिलाया जा रहा है। ना कोई हरे चारे की व्यवस्था है, ना कोई इनके ढंग से साफ सफाई की व्यवस्था है। सारा गोबर इसी तरह फैला हुआ है, यहाँ कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ का जो स्टाफ है, जो यहाँ के प्रधान हैं, उनके प्रतिनिधि, उनके पति यहाँ मौजूद हैं। उनसे काफी प्रयास किया गया कि यहाँ की जानकारी दे दीजिए, तो लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई जानकारी देने से मना कर दिया है। ये गंभीर विषय आखिर क्या चल रहा है गौशाला के अंदर, और ऐसा क्या है कि पत्रकारों को आने के लिए वर्जित है या कोई भी बाहरी व्यक्ति आ नहीं सकता और किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाएंगी। इस तरीके के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस तरह के गंभीर और संवेदनशील मामलों में जिला प्रशासन की क्या भूमिका है, जिला प्रशासन क्या कर रहा है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं और जितना भी धन हो सकता है गौशालाओं की सुविधा के लिए, उसकी अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छे चारे के लिए बराबर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और बयान भी अक्सर पीस कमेटी के माध्यम से या अन्य बैठकों के माध्यम से जारी करते रहते हैं। किसी प्रकार से गौशालाओं में कोई अव्यवस्था न फैलने पाए और किसी प्रकार से किसी भी गौवंश को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। यहाँ एक आध दो जानवर ऐसे भी देखे गए हैं जिनके घाव हैं और घाव में सड़न पैदा हो गई, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। जो देखने में आया सारी चीजें, वो जो सारी चीजें सामने निकल कर आई हैं कि गौशाला केवल महज एक अपना कमाई का जरिया यहाँ के जो भी नियुक्त अधिकारी हैं और जो भी यहाँ के लोकल के लोग हैं, अपनी केवल कमाई का जरिया बनाकर ही काम कर रहे हैं। और जिला प्रशासन की अब तक इस पे क्या जांच हुई है, क्या कार्रवाई हुई है, ये तो जिला प्रशासन से बात करने के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी जानकारी हमारे चैनल के द्वारा आपको मिलती रहेंगी। मैं कैमरामैन रामबरन के साथ सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज फतेहपुर। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि जहां केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के गंगा सफाई अभियान को बीडीओ बड़पुर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बीडीओ बड़पुर अमरेश चौहान की लापरवाही उजागर हुई है, जहां पक्की नाली और नाले बना ग्राम प्रधान गंगा नदी में गिरा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए गंगा में गिरने वाले नालों पर रोक लगाने के आदेश
जारी किए। मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे बीडीओ बड़पुर ग्राम पंचायतों में पक्की नालियों का निर्माण कराकर गंदा पानी गंगा नदी में गिरा रहे हैं। ब्लॉक बड़पुर के गंगा किनारे बसे गांवों का नाले नालियों का पानी सीधे गंगा नदी में गिराया जा रहा है। गंगा नदी को अविरल और निर्मल बनाने के लिए सरकार जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण गोष्ठी कर लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं बड़पुर ब्लॉक के बीडीओ अमरेश चौहान की लापरवाही से गंगा सफाई अभियान को पलीता लग रहा है। जब इस संबंध में जल शक्ति मिशन के तहत गंगा सफाई अभियान के लिए बनाए गए गंगा विचार मंच के जिला संयोजक भूपेंद्र सिंह से बात की गई तो गंगा विचार मंच के जिला संयोजक बोले, ग्राम पंचायत के नाले अभी भी गिर रहे हैं गंगा नदी में। गंगा सफाई अभियान की बैठक में कई बार यह मुद्दा उठा चुके हैं। ग्राम पंचायत सोता बहादुरपुर के नाले नालियों का पानी गंगा में गिरने से रोका जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश और केंद्र सरकार ने 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर गंगा में गिरने वाले नालों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। गंगा में गिरने वाले नालों की टैपिंग कराकर उन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़कर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन बार बार आला अधिकारियों से कहने के बाद भी ग्राम पंचायतों के नाले और नाली को गंगा में गिरने से नहीं रोका गया। बड़पुर ब्लॉक के बीडीओ अमरेश चौहान की लापरवाही से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लग रहा है। जब तक सभी नालों नालियों का पानी गंगा नदी में गिरने से नहीं रुकेगा, तब तक अविरल गंगा निर्मल गंगा का सरकार का सपना साकार नहीं होगा। लोग निरंतर इसमें मुद्दे उठाते रहे हैं और इस बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रशासन में भी गंगा समिति की बैठक में उठाया और इसमें कार्रवाई के निर्देश लगातार आपको पता फरुखाबाद में STP बने हैं 2, एक माधोपुर की तरफ बना और एक बरगदिया घाट बना, जिसमें सारे नाले STP का मतलब होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सरकार का ये है कि हर नाला टैप करके इन STP से जोड़ा जाए जहां पानी परिष्कृत होकर जाए। लेकिन अभी भी ऐसा देखा जा रहा है जैसे पांचाल घाट के सोता बहादुरपुर गाँव है, यहाँ से निरंतर पानी नालों का पानी गंगा जी में जा रहा है। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सड़क पे काफी काम किया गया, लेकिन नालों की रोक नहीं। सरकार अभी इसके जिलाधिकारी थे, उन्होंने DPRO और प्रधान और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग हैं उनसे कहा कि नालों का चिन्हांकन किया जाए और रिपोर्ट दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। सरकार की मंशा ये है कि जितने भी नाले नाली हैं उनको टैप करके STP में ले जाया जाए और उनका पानी जो है वो शुद्ध किया जाए। इसी तरीके से सफाई के कारखाने चल रहे हैं, उनमें काफ़ी जो है पानी उनका स्वच्छ भी हुआ है, लेकिन अब एक समस्या है कि उनका जो कलर है वो नहीं साफ हो पा रहा है, जिससे यहाँ के सफाई के कारखाने के भी लोग परेशान है। और ऊपर से प्रशासन के लेवल से DM ने CDO ने इनको निर्देश दिए कि ऐसा केमिकल या ऐसी चीज़ें इनमें इस्तेमाल की जाए जिससे ये परेशानी भी दूर हो सके। कि फरुखाबाद ODOP में लिया गया है जहाँ मेन जो है वो छपाई मेन उनका काम है, लेकिन उस पर भी अभी जो है कुछ चीज़ों में अभी शिथिलता बरती गई, लेकिन ऊपर से लगातार इस बात का प्रेशर है कि ये सब चीज़ें बहुत जल्दी से जल्दी, हालांकि कुंभ आने से पहले काफ़ी चीज़ों में काम हुआ, लेकिन अभी कुछ चीज़ों में काम होना बाकी है। ग्राम पंचायत है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, नालों बंद कराया जाए, पक्की नालियाँ बनाई जाए, नाला गिराई जाए। आप लोग पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, लेकिन शासन की और सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट है कि कोई भी नाला नाली नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि प्रधान को बार बार निर्देश भी दिए गए हैं कि किया जाए इनमें 3 लेयर की इनमें एक जाली लगवाई जाए जिससे गंदगी ना जाए और उनका वहीं पर बोर करके पानी नीचे दिया जाए, लेकिन गंदा पानी नहीं जाए। लेकिन आपने अगर जांच की है तो मुझे लगता है कि आपने सही देखा होगा कि अभी कुछ नाले नाली ऐसे हैं जो लगातार जा रहे हैं। और BDO हो या DPRO हो या कोई भी लोग हो, जिम्मेदारों को इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं होगा अविरल गंगा निर्मल गंगा का जब तक सभी नाले नाली गंगा में जाने से रुकेंगे। तो गंगा इतनी अच्छी नदी है कि इतना सब खेल के आज तक यहाँ हम लोगों को पवित्रता प्रदान करती। अब बात करेंगे मथुरा की। आपको बता दें कि मथुरा उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में दीक्षा
दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल ने कुल छात्र छात्राओं को कुल 129 उपाधियां प्रदान की। इसके साथ ही 4 सर्वश्रेष्ठ थीसिस पुरस्कार, 1 सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार एवं 1 सर्वश्रेष्ठ विभाग पुरस्कार भी प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ये योजना चलाई है, बहुत अच्छी चलाई है। इससे जैसे जिनके पास पैसों की कमी है वो इन बच्चों को हम लोग हमारे सेंटर केंद्रों पे भेजकर इस चीज़ की कमी पूरी कर सकते हैं। तो हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, एक एक बच्चे का, कि किस किस बच्चे को किस तरीके से हमें व्यवस्थित रखना है ताकि वो हमारे केंद्र पे अच्छे भी लगें और वो नई अपने फ्यूचर के लिए भी वो अच्छे से वेल मैनर्ड हो। मेरा नाम डॉक्टर रूपम सचान है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ पैरासिटोलॉजी से, और आज राज्यपाल मैडम के द्वारा मुझे गोल्ड मेडल और वीसी मेडल दिया गया है। इट्स इनक्रेडिबल मोमेंट एंड ऑल्सो वेरी हैप्पी। लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि काम करते रहो और लास्ट में रिजल्ट तो आ ही जाता है, बेहतर ही होगा। भारत की यूनिवर्सिटी में 100 से अंदर स्थान प्राप्त कर रहे हैं, जो पहले एक भी नहीं, और 6 यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग एशिया में 6 यूनिवर्सिटी हमारी दस्तक दे गई और आने वाले समय में इससे भी ज्यादा हमारी यूनिवर्सिटी आएगी। मुझे जानकारी दी गई है कि आज चिकित्सा विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के साथ साथ डेयरी और मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयों के विद्यार्थी तथा शिक्षकगण उपस्थित है। अब डेयरी और मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय सुचारू रूप से क्रियाशील है और आने वाले वर्षों में उनके विद्यार्थी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का प्राप्त करेंगे। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय के एनाटॉमी विभाग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की वित्तीय मदद से वेटरनरी मायोलॉजी पर एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिससे। अगली खबर मेरठ से है। आपको बता दें कि मेरठ के सूरजकुंड के पास पशु अवशेष मिलने से भाजपाइयों ने हंगामा कर दिया। स्थानीय लोगों ने बीजेपी नेता अंकित चौधरी को बताया कि यहां सूरजकुंड पर कुछ पशु अवशेष पड़े हुए हैं। यहां गायों के 3 सिर कटे मिले हैं। सूचना पर अंकित चौधरी उसके साथी सूरजकुंड पहुंचे। वहां जाकर देखा तो पॉलीथीन में पशु अवशेष मिले थे। 3 सिर थे जो गाय जैसे लग रहे थे। सूचना पर नौचंदी थाना पुलिस और सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी भी मौके पर पहुंचे। बीजेपी ने जल्द से जल्द आरोपियों को अरेस्ट कर मामले का खुलासा करने को कहा है। अगली खबर बस्ती से है। आपको बता दें कि बस्ती में बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा देखने को मिल रहा है, जहां गरीब आदमी को 7 करोड़ 33 लाख का बिल थमा दिया गया। बस्ती जिले में बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया। मोलहू नाम के गरीब आदमी को बिजली विभाग ने 7.33 करोड़ का भारी भरकम बिल थमा दिया। बिजली का बिल देखने के बाद मोलहू चकरा गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा कि जितना बिजली का बिल आया है उतनी उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर भी बिल नहीं चुका सकता। वहीं इस मामले पर अधीक्षण अभियंता ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2014 में हमारा कनेक्शन हुआ था, 2019 में हमने बिल जमा किया है, उसकी रसीद हमारे पास है, और वो 2024 में हमारा बिल 75,000 आया था और 1 महीना बीतने के बाद बिल का बोलते 7 करोड़ 33 लाख हो गया। वहाँ पर आए से बताए हमको चक्कर आ गया, हमारा हार्ट अटैक होने वाला है, हमारे एक लड़की है, शादी कौन करेगा, हम मरने वाले थे। 7 करोड़ आया है, 7 करोड़ साहब हमारी पूरी प्रॉपर्टी नहीं है, हम कहाँ से जमा कर पाएंगे। शिकायत कर साहब कह रहे हैं कि सुने ही वाला नहीं, केकरे लगेगा शिकायत कर, जनते ना ये चलते क्या बोलते कचहरी में, वहाँ क्या बोलते पूछब के तो करब जो है। तो कल बिजली वाले आए थे हमारे गांव में, तो क्या हुआ, सबका चेक कर रहे थे, तो हमारे घर भी आए। तो हम एक्चुअली में रहते हैं बस्ती, तो ये लोग आए तो सबका चेक कर रहे थे, तो सब लोग से नंबर लिए, तो हमारे घर भी नंबर लिए। तो पिताजी का जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर था तो नंबर दिए। तो और इस दिसंबर में हम वहाँ विद्युत विभाग जो हरियाणा में है वहाँ गए थे, वहाँ चेक करवाए थे। तो और मैसेज भी आया था पापा के मोबाइल में, तो 70,000 समथिंग कुछ था बिल। जब कल आए तो बता रहे हैं 7 करोड़ समथिंग। तो माताजी बगल में थी। अब एक सामान्य आदमी अगर इतना ज़्यादा अमाउंट सुनेगा तो ज़रूर दिक्कत होगा। माताजी मतलब थोड़ा उनका तबीयत डाउन हुआ, तो हम लोग सुने तो बहुत दिक्कत हुआ, और उसके बाद में आप लोग को बुलाएं। फिर यही सब दिक्कत है। और ये और बोल भी रहे थे कि बिजली वगैरह काटे हैं गाँव वालों में कुछ लोग का, और कह रहे थे कि जमा करो। अब बताइए एक सामान्य परिवार 7 करोड़ रुपए कहाँ से रजिस्टर कर पाए।
कार्यालय के संज्ञान में आया तो वहाँ के एक्सीएम साहब हरैया को निर्देशित कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आज ही इसको वो ठीक करके अवगत कराएंगे। उपभोक्ता को कोई परेशानी नहीं होगी। ये बिलिंग एजेंसी द्वारा गलत रीडिंग फीड करने से हुआ है। बिलिंग एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे लड़के थे, क्या हुआ था? उनका एक्सीडेंट कराया गया था। कितने दिन पहले हुआ था? 19 तारीख में 8:30 बजे रात में, 19 दिसंबर को 8:30 बजे रात में उनको षड्यंत्र रच करके एक्सीडेंट कराया गया। अभी ये बॉडी खोली जा रही है, किसके आदेश से खोदा जा रहा है? तो जिलाधिकारी बस्ती के आदेश पर खोदी जा रही है। मुकदमा तो इसमें दर्ज हो गया था ना? मुकदमा दर्ज हुआ था, दिखा करके मुकदमा दर्ज हुआ था। क्या नाम आपका? 28 दिन बाद जो है दर्ज हुआ मुकदमा। क्या नाम आपका? सच्चिदानंद। अगली खबर संपूर्ण नगर से है। आपको बता दें कि सिंगाही खुर्द के बालाजी धाम मंदिर में खाटू श्याम सिंदूरी बालाजी की मूर्ति के चबूतरे का भूमि पूजन किया जा रहा है। नींव की खुदाई करते समय 3 फीट गहरी खुदाई करने के बाद उसमें एक बॉक्स मिला जिसमें अष्टधातु की मूर्ति, जिसमें राम दरबार, दुर्गा जी, गणेश, लक्ष्मी, 5 शालिग्राम के पत्थर, त्रिशूल और तांबे के सिक्के मिले। हिंदू आस्था को मानते हुए सभी भक्त दर्शन करने के लिए भीड़ लगानी शुरू कर दी, जिसको देखते हुए आज शाम बालाजी धाम मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन भी किया जा रहा है। अब बात करेंगे यूपी के सीतापुर की। आपको बता दें कि सीतापुर में नागरिकों को बेहतर सुविधा के लिए संपत्ति कर ऑनलाइन पोर्टल का बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर नगर विकास मंत्री ने शुभारंभ किया, जहां 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन नगर पालिका परिषद खैराबाद सीतापुर के संपत्ति कर ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ राकेश राठौर गुरु नगर विकास राज्य मंत्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान का शुभारंभ किया गया। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की। आपको बता दें कि चंदौली में थाना सैयद राजा क्षेत्र अंतर्गत सैयद राजा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटने के कारण एक युवक व एक युवती की मृत्यु के संबंध में क्षेत्र अधिकारी सदर राजेश राय का आधिकारिक बयान सामने आया है। बता दें कि चंदौली में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। वहीं सुसाइड की घटना से रेलवे में हड़कंप मच गया। सैयद राजा के छत्तीम निवासी के रूप में युवती की पहचान हुई है। घटना से ही पूर्व काफी देर तक स्टेशन पर प्रेमी युगल बैठा रहा, जहां युवक की अभी तक नहीं हुई है शिनाख्त। सियालदह जालियांवाला बाग एक्सप्रेस से रन ओवर हुआ। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा है, जहां पीडीयू रेल मंडल के सैयद राजा स्टेशन की यह घटना बताई जा रही है। वीरेंद्र कुमार गाड़ी संख्या 12380 जा रही थी। पोर्टर द्वारा वॉकी टॉकी के माध्यम से बताया गया कि एक लड़का एक लड़की रन ओवर हो गया है। इसकी सूचना आरपीएफ के जवान और जीआरपी को दिया गया। जीआरपी और आरपीएफ द्वारा 12:45 में बॉडी को उठाकर ले गए। आज दिनांक 3 फरवरी 2025 को रेलवे स्टेशन सैयद राजा जनपद चंदौली के प्लेटफार्म नंबर 3 के सामने ट्रेन से कटकर एक युवक और युवती की मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया यह प्रेमी प्रेमिका बताए जाते हैं और इनके द्वारा आत्महत्या किया जाना पाया जा रहा है। यह घटनास्थल रेलवे स्टेशन सैयद राजा का है, जो जीआरपी मुगलसराय के क्षेत्राधिकार में आता है। जीआरपी द्वारा इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर यूपी के बदायूं से है। आपको बता दें कि यूपी के बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां ट्रक ड्राइवर से लूटी हुई लूट का खुलासा किया गया और मामले में 1 अदद ट्रक, 1 अदद टोयोटा अवरन क्रूसर व 14 लाख रुपए एवं कुल 293 डायमंड रिफाइंड टीन कनस्तर, 287 खाली एवं 6 भरे बरामद किए गए हैं और आगे की इसमें कार्रवाई जारी है।
अगली खबर यूपी के मेरठ से है। आपको बता दें कि बहसूमा क्षेत्र के सैफपुर खेतों से मेरठ पौड़ी हाईवे बनाने का निर्माण चालू है। हाईवे के लिए अक्वायर की गई जमीन के मुआवजे को लेकर एक बड़ी खामी सामने निकलकर नजर आई है। हाईवे वालों ने जिन लोगों को 8 लाख रुपए मुआवजे देना था, उन लोगों ने अपनी जमीन हाईवे के किनारे दर्शाकर 80 लाख मुआवजा हाईवे वालों से उठा लिया। जिन्हें 80 लाख मिलने थे, उन्हें सिर्फ 8 लाख मुआवजा दिया गया। वहीं पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत कोर्ट में और हाईवे वालों से की है, लेकिन कोई भी इस विषय में ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही विपक्षी द्वारा पीड़ित की ट्यूबवेल व बिजली का खंभा तोड़ने का आरोप लगाते हुए बची हुई जमीन को खुर्द बुरद करने का मामला भी सामने आया है और उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ितों ने अपनी समस्या सामने रखी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका मेन मोटिव ये है क्योंकि खतौनी में इन्हीं लोगों का नाम है। इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किसी पार्टी भूमाफिया अक्ष शर्मा, जिसमें डीलर हैं लोकेंद्र और अमित शर्मा और प्रहलाद, इसमें गवाह हैं, उन्हें बेच दी गई है ये ज़मीन। कोड़ियों के भाव में बेच दी है ज़मीन। अब उनका मेन मोटिव ये है कि पुलिस को मैनेज करके, चौकी को, थाने को मैनेज करके इस पे कब्जा और ले लिया जाए ज़मीन पे। और उनका कहना यह है, जिन्हें ज़मीन बेची है, कि हमें कब्जा दो। उनका प्रेशर है क्योंकि पैसा ले लिया गया। अब इनका सिर्फ मेन मोटिव ये है कि कब्जा ले लिया जाए और उन्हें कब्जा दे दिया जाए पुलिस की सहायता से। और जब कब्जा हो जाएगा, पीड़ित जाएगा पुलिस पे, जैसा कि अभी व्यवहार चल रहा है। पीड़ित जाएगा पुलिस में और पुलिस कह देगी कि मामला सिविल कोर्ट का है, न्यायालय चले जाओ। ये होगा और कुछ नहीं होना। सिक्स सेंस तो यही कह रही है, बाकी भगवान जाने क्या है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, आप भी वक्त है मैडम और शुभम त्रिपाठी जी, बिरादरीवाद छोड़ के, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन लगी थी सुपरवाइजर की, वो भी पंडित जी थे और ये त्रिपाठी जी भी पंडित जी थे। तो ये वो चल रहा है, सारा मैनिपुलेटिंग चल रहा है कि भाई जी कि किसी तरह से ज़मीन हथिया ली जाए। पर अभी व्यवस्था इतनी नहीं चरमराई। अगर कुछ भी करना पड़ा तो वो हम करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और जहां तक लड़ाई होगी इसे लड़ी जाए। अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर शहर मुख्यालय में बसंत पंचमी के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा मनाई गई। जगह जगह मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। शहर के विभिन्न विद्यालय और सांस्कृतिक संगठनों में मां शारदे को लेकर खासा उत्साह देखा गया। होते हैं खास करके सेवा भाव से रखा जाता है कि वो उसमें अपना सेवा दे। विधि विधान से होता है, पंडित जी आते हैं, मूर्ति पूजा होती है। अगली खबर मध्य प्रदेश की है। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के अवसर पर राजा भोज द्वारा निर्मित धार की ऐतिहासिक भोजशाला में सूर्य उदय से वैदिक मंत्रों के उच्चारण से वातावरण धर्ममय हो गया। मां सरस्वती का पूजन और यज्ञ कुंड में आहुतियों के साथ बसंत उत्सव पर होने वाले 4 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। वहीं बसंत उत्सव पर भोजशाला सहित पूरा शहर भगवा पताकाओं एवं स्वागत वंदवारों से आकर्षक रूप से सजाया गया। साथ ही 4 दिवसीय इस आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। वहीं 750 के करीब पुलिस कर्मियों, डीएसपी, टीआई सहित अधिकारियों को तैनात किया। आपको बता दें कि भोजशाला में वर्ष में केवल एक दिन बसंत पंचमी पर ही हिंदू धर्मावलंबी और श्रद्धालुओं को मां सरस्वती के पूजन की अनुमति रहती है। इसी कड़ी में सुबह से ही हिंदू धर्म के लोग बड़ी संख्या में मां सरस्वती का पूजन, दर्शन और यज्ञ कुंड में आहुतियां देने के लिए उत्साह और उमंग के साथ पहुंचे। 4 दिवसीय उत्सव को लेकर समिति द्वारा 1 माह से तैयारियां की जा रही थी तथा जिले तहसीलों के 40 गांवों के जाकर हिंदू समाज के लोगों को भोजशाला जाने का निमंत्रण दिया गया था। निश्चित रूप से मुझे लगता है अयोध्या जैसा वापस पुनरुपी इसका भव्य और उसकी तारुण्यता प्राप्त हो, यह पूर्ण सहमत होना चाहिए, उसी स्तर पर होना चाहिए। जी 12 तारीख को हमारे सारे संतों की 12-13 अखाड़ों की बैठक है, उसमें इसका मुद्दा मैं रखूंगा। तो इनको समझ में आना चाहिए। पिछले बार भी मुझे कई विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि
शिवराज जी के पास जाने के बाद भी शिवराज जी ने इस पे आज राजा भोज की भोजशाला की जय। आज हम लोग सभी लोग भोजशाला आए हैं, सुबह के 7:30 बजे हुए हैं और 991वां वर्ष हम यहाँ पे उत्साहित रूप से मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर और रमणीय यहाँ का जो है माहौल है और अभी बहुत अच्छी सजावट और फूलों से बहुत अच्छा सजाया गया है। आप लोग माँ सरस्वती जी के दर्शन करने। अगली खबर मध्य प्रदेश के परासिया से है, जहां आपको बता दें कि बसंत पंचमी के पावन पर्व पर माता सरस्वती जी की अर्चना पूजा बड़े ही धूमधाम से की गई। वहीं लगभग 50 वर्षों से मां सरस्वती की पूजा प्रतिमा बैठाकर पूजा व भंडारे का वितरण किया गया, जिसमें परासिया कोयलंचल के कई स्कूलों के विद्यार्थियों से पूजा कराई गई, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में मन लगे और तरक्की करे। ऐसे धार्मिक रूप से मान्यता के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई और भंडारे का वितरण किया गया, जिसमें क्रेडिट सोसाइटी अध्यक्ष व कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। अब बात करेंगे बिहार की। आपको जहां हम बता दें कि कटिहार जिले के सालमारी थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी एवं 50,000 रुपए के इनामी आरोपी को एक देशी कट्टा और पिस्टल, एक मैगजीन और एक खोखा और स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कटिहार द्वारा एक विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है। सालमारी थाना क्षेत्र में एक चावल व्यवसायी आदर्श अग्रवाल से 50 लाख रंगदारी की मांग की गई थी। चूँकि ये एक खुले में डे टाइम में रंगदारी की मांग थी जो फ़ोन पे उसके द्वारा की गई थी और उसको एक जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, तो पुलिस ने को चुनौती के लेते हुए एक टीम का गठन किया और ये टीम लगातार 1.5 महीने से इस पर काम कर रही थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए शंकर यादव के ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और ये जो टीम थी, इस टीम के द्वारा लगभग राज्य के विभिन्न जिलों में काफ़ी समय से रेड की जा रही थी। इसी के क्रम में शंकर यादव के गिरोह के लगभग 9 सदस्यों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, जिन लोगों ने न केवल ये स्वीकार किया था कि शंकर यादव वो उनके साथ मिलकर इन गिरोह के सदस्यों ने आदर्श अग्रवाल से रंगदारी मांगी थी, बाकी इससे पहले भी कई सारे व्यवसायियों से लोग रंगदारी मांग चुके हैं, कईयों से रंगदारी प्राप्त भी कर चुके हैं और कईयों से रंगदारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि शंकर यादव मनसाई से कटिहार की तरफ आ रहा है और हम लोगों के द्वारा 4 लेन बाईपास से DS कॉलेज के बीच में चेकिंग लगाया गया। सूचना के अनुरूप वो एक टोटो में यहाँ पर आया, उसको हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्शन के कार्रवाई के बीच में जिसको रोका गया उसने 2 राउंड फायरिंग किया, पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसी क्रम में उसको वहीं पर पकड़ लिया गया। शंकर यादव के पास से एक लोडेड देसी कट्टा, एक पिस्टल, एक लोडेड मैगजीन, एक खोखा और लगभग 125 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। शंकर यादव कटिहार का एक बहुत ही कुख्यात अपराधी है, जिसके नाम पर लगभग 11 केस दर्ज हैं। ये 11 केस में से 6 केस कटिहार जिला के हैं, जिसमें 4 केस सालमारी के हैं और 2 केस नगर थाना के हैं। इसके अलावा 2 केस पूर्णिया, 2 केस मुंगेर। अगली खबर कर्नाटक से है। आपको बता दें कि कर्नाटक के चिक्कोड़ी में अवैध रूप से वध के लिए गायों को ले जा रहे एक टेम्पो और एक बोलेरो पिकअप वाहन को गौरक्षा सेवा समिति के प्रमुख सागर श्रीखंडे और उनके गौरक्षकों ने जब्त कर लिया। इस मामले में संदिग्ध को कागल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। घटना रात 11 बजे कागल निपानी रोड पर राजे बैंक के सामने हुई और दूसरा वाहन सुबह 5 बजे शेंदूर फाटा पर पकड़ा गया। गौरक्षण सेवा समिति के प्रमुख ने बताया कि श्री विरूपाक्षलिंग समाधि मठ के स्वामी जी को एक भक्त ने बताया कि गायों और मवेशियों को पिकअप और बोलेरो पिकअप वाहन में वध के लिए पेटवाड़ गांव से चिक्कोड़ी ले जाया जा रहा है। प्राणलिंग स्वामी जी ने उचित गौरक्षकों को निर्देश दिए और उन्हें कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस समय गौरक्षा सेवा समिति के प्रमुख ने कागल पुलिस की मदद से वाहन चालक की जांच की गई। चालक की ओर से जोरदार जवाब मिलने के बाद 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया गया। कॉल के बाद बोलेरो वाहन को कागल पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाहन को जब्त कर लिया गया है। गायों और मवेशियों के अवैध परिवहन के लिए पशु संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। अब बात करेंगे असम की। आपको बता दें कि ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में श्री दिगंबर जैन मंदिर ग्राहम बाजार में आचार्य श्री अरिजीत सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में 6 दिवसीय आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस अवसर पर प्रातः जिन अभिषेक नित्यार्चन के पश्चात मोक्ष कल्याणक का दृश्य प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर आचार्य अरिजीत सागर जी महाराज
मोक्ष कल्याणक के बारे में बताते हुए कहा कि आज तीर्थ कर भगवान इस संसार से विदाई ले लेंगे। अब दोबारा इस नश्वर संसार में नहीं आएंगे। अब वे अपने शाश्वत धाम सिद्धालय में ही विराजमान होंगे। आपको बता दें कि 6 दिवसीय 1008 आदित्यनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम दिन पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे जैन श्रद्धालुओं के साथ डिब्रूगढ़ शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में आकर्षक तरीके से सजे हुए कई रथ में इंद्र और इंद्राणी सवार होकर चल रहे थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान आदित्यनाथ और अहिंसा परमो धर्म के जयकारे लगा रहे थे। यह शोभा यात्रा खालिहा मारी स्थित एनविक लॉन के प्रारंभ होकर मानकटा रोड होते हुए ग्राहम बाजार में अवस्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में समाप्त हुई। डिब्रूगढ़ के से हमारे संवाददाता अरुण कुमार जैन की यह एक विशेष रिपोर्ट देखिए। श्री दिगंबर जैन समाज ग्राम बाजार में हमारे श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आज भगवान का मोक्ष कल्याणक, तो आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक, आज भगवान को मोक्ष मिलकर उन्हें आज विराजमान किया जाएगा सम्मान सहित पूरे विधि विधान के साथ। और ये 6 दिवसीय जो कार्यक्रम है और यहाँ आज एनविक लॉन्च में हमने गत 30 जनवरी से शुरू करके 4 फरवरी तक का ये आयोजन था, जिसमें पूरे असम ही नहीं भारतवर्ष के विभिन्न शहरों से लोगों ने पूरी तरह से दिल से मन प्राण से इसमें शामिल हुए और अपना पूर्ण सहयोग दिया और इसे सफल बनाया। और इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से हम विश्व में विश्व शांति महायज्ञ का भी जो आयोजन किया था, इससे हम यह एक मैसेज देना चाहते हैं कि जन जन के लिए मंगलमय हो और विश्व में सुख शांति का प्रेम भातृत्वबोध का माहौल बने। और ये पंच कल्याणक यहाँ हमारे डिब्रूगढ़ से दिगंबर जैन समाज ग्राम बाजार द्वारा 30 वर्ष के अंतराल के बाद ये वापस यहाँ आयोजन किया गया है। मैं समाज अध्यक्ष डॉक्टर महेश कुमार झांझरी आप सभी को आप लोगों के सहयोग और के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में सभी मीडिया पर्सनल, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने भी भरपूर हमारा सहयोग दिया। उन सभी को हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कमेटी की तरफ से और मैं जैन समाज ग्राम बाजार डिब्रूगढ़ के अध्यक्ष के रूप में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोगों के सहयोग के लिए पुनः जय जिनेन्द्र। अब बात करेंगे दरभंगा की। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जहां गरीबों को अनाज मिलने में परेशानी होगी। बता दें कि किजन वितरण विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, तो वहीं गरीबों को अनाज मिलने में परेशानी का मामला सामने आया है, जहां डीलरों ने आंदोलन कर 8 सूत्री मांगों को लेकर जगह जगह धरना दिया है। मीडिया बंधु, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग हमारे गार्जियन एक विक्रेता पटना के गर्दनी बाग में अंबिका यादव जी अनशन पर बैठे, उनके समर्थन में हम लोग 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और रहेंगे। जब तक हम लोगों के साथ न्याय न हो तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, उनके समर्थन में और विक्रेता के हित का बात है। और दूसरा बात मैं कहता हूँ, कमीशन में दम नहीं और 30,000 से मानदेय कम नहीं, हम लोग का यही मांग। क्या नाम? रामकिशोर यादव, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, दिलावरपुर। नहीं, अभी तो हम बहादुरपुर प्रखंड के सभी एकत्रित हुए हैं और ऐसा हम लोग अपना मीटिंग में निर्णय ले रहे हैं कि सभी विक्रेता मिलकर के 6 तारीख को पूरे जिला वाइज जो है तो पर धरना प्रदर्शन सब करेंगे। जो सरकार की गलत नीति है उसके खिलाफ आवाज उठावेंगे, ताकि सरकार जो है आज तक कभी भी जन वितरण विक्रेता की तरफ ध्यान नहीं दिया। विक्रेता जो है सो हर तरफ से मर रहा है, लेकिन सरकार का इस पर में कोई ध्यान नहीं है। लेकिन अपनी नीति सरकार डाल करके विक्रेता से काम करवाने के लिए बाध्य है। अगर नहीं करते हैं तो पदाधिकारी दबाव देते हैं कि उनका लाइसेंस रद्द कर दीजिए, उनका दुकान बंद कर दीजिए, उनका जांच कर दीजिए। क्या यही न्याय है? यही नीति है? 30,000 रुपया कम से कम मानदेय होना चाहिए या 300 रुपया क्विंटल प्रति क्विंटल कमीशन होना चाहिए। साप्ताहिक छुट्टी होना चाहिए। अनुकंपा पर उम्र सीमा जो है सो हटाना चाहिए। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।